नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, 1900 इमारतें जलकर खाक। 3 दिन के अंदर 28,000 एकड़ में फैली आग, 5 लोगों की मौत, 50,000 लोगों को फौरन घर खाली करने को कहा गया। कैलिफोर्निया की आग में हॉलीवुड जलने का खतरा, पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले खाक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर कराया गया खाली। बाइडेन ने रद्द किया इटली का दौरा। सीरिया में उइगर लड़ाकों को बनाया गया ब्रिगेडियर जनरल और कर्नल। चीन ने जाहिर की चिंता, कहा ये उइगर आतंकी संगठन के सदस्य। दुबई में तालिबान के मंत्री से मिले भारतीय सचिव, आपसी व्यापार बढ़ाने पर हुई बात। तालिबान ने संकट में मदद के लिए भारत को कहा शुक्रिया। आतंकी निज्जर हत्याकांड के सभी आरोपियों को जमानत, कोर्ट में पेश नहीं हुई कनाडाई पुलिस। पीएम ट्रूडो ने भारतीय एजेंसी पर लगाया था आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मालदीव को सैन्य मदद मुहैया कराएगा भारत। मालदीव के रक्षा मंत्री मामून से मुलाकात की। 8 महीने में मालदीव के तीसरे बड़े नेता का भारत दौरा। और अब आज की खास खबर। पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी मुल्कों में उथल पुथल काफी तेज है, चाहे वो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार की बात हो या फिर उत्तर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, भारत के साउथ में श्रीलंका हो या फिर पश्चिम में ईरान। हालात नाजुक हैं, मगर इस बीच भारत सत्ता के अलग अलग केंद्रों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत ने अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान शासन से दुबई में मुलाकात की। दोनों पक्षों की इस मुलाकात की टाइमिंग और चर्चाओं को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पहली बार भारत की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने तालिबान नेताओं के साथ बैठक की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक तालिबान ने भारत की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता जाहिर की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है। ऐसे समय में भारत और तालिबान का साथ आना पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बन सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता, द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता जारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चाबहार बंदरगाह के जरिए कारोबार को बढ़ावा देने पर सहमति जाहिर की गई है। भारत देश में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भी मदद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लंबे समय से दोस्ताना रहे हैं। भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया है और वहां की संसद समेत कई सरकारी इमारतें भी भारत ने बनाई हैं। 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भारत ने अपना अफगान दूतावास बंद कर दिया था। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत ने भी अभी तक अफगानिस्तान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भविष्य में दोनों सरकारों के करीब आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट जैसे खेलों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। भारत लंबे समय से अफगान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड रहा है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने नियमित संपर्क बनाए रखने और अलग अलग स्तरों पर संवाद जारी रखने पर सहमति जताई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगस्त 2021 से पहले रिश्ते काफी बेहतर रहे। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में एक के बाद एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें रहीं। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के निकलने के बाद जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी रुकावट पैदा हो गई।
भारत ने इस दौरान सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान में विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन बीच बीच में मानवीय मदद जारी रखी। भारत के विदेश सचिव और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच ये मुलाकात भारतीय अधिकारियों और अफगान तालिबान के नेताओं के बीच कम से कम 4 अनौपचारिक बैठकों के बाद संपन्न हुई है। हालांकि हालिया बैठक के समय को लेकर काफी चर्चाएं हैं। दरअसल ये ऐसा समय है जब अफगानिस्तान का अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ काफी विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि तहरीक तालिबान यानी टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इसके बाद टीटीपी के आतंकी अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान की सीमा पार करके अफगानिस्तान के इलाके में ही छुप रहे हैं। अपनी इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें बच्चों, महिलाओं समेत 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात सामने आई। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस हरकत को गलत कार्रवाई बताया और बॉर्डर से लगे पाकिस्तानी इलाकों में चौकियों पर भी हमले बोले। इस पूरी घटना के बीच भारत ने बीते हफ्ते ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की आलोचना की थी और कहा था कि ये इस्लामाबाद की पुरानी आदत है कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेदार ठहराता है। यानी भारत ने खुले तौर पर टीटीपी की आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को ही निशाने पर लिया और अफगानिस्तान के समर्थन में दिखाई दिया। और अब आज की दूसरी खास खबर। बांग्लादेश की राजनीति में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रही हैं। जिस तरह से 1990 में शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया ने तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया था, अब एक बार फिर वैसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बार निशाने पर हैं नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश सरकार के मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। 5 अगस्त को शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को उम्मीद थी कि देश की बागडोर बेगम खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में होगी, लेकिन छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने वालों ने मोहम्मद यूनुस को बतौर मुख्य सलाहकार सत्ता पर कब्जा दे दिया। यूनुस पर आरोप है कि लोकतांत्रिक चुनाव कराने में वो लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के बड़े हिस्से में जनता का मानना है कि उन्हें सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड सरकार चाहिए। लोगों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है और विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो मोहम्मद यूनुस भी तानाशाह इरशाद की तरह सत्ता पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सैन्य तख्तापलट के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। उनका शासन मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के दमन के लिए बदनाम रहा, लेकिन 1990 में शेख हसीना यानी आवामी लीग और बेगम खालिदा जिया यानी बीएनपी ने जनता के व्यापक समर्थन के साथ इरशाद के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। संयुक्त विरोध प्रदर्शनों, आम हड़तालों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो सकी। मौजूदा हालात में संभावना है कि शेख हसीना और खालिदा जिया एक बार फिर एक मंच पर आ जाएं। खालिदा जिया जो इलाज के लिए लंदन में हैं, वहां से सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं। बांग्लादेश के बाहर रहकर वो आंदोलन को रणनीतिक बढ़त दिला सकती हैं। दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना का वीज़ा बढ़ाकर साफ संकेत दे दिया है कि वो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत का ये कदम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश की बड़ी आबादी को लोकतांत्रिक सरकार चाहिए,
जनता का गुस्सा और राजनीतिक दलों का दबाव मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर पकड़ को चुनौती दे सकता है। अगर शेख हसीना और खालिदा जिया फिर से एकजुट होकर आंदोलन करती हैं तो बांग्लादेश में एक बार फिर इतिहास दोहराने की तैयारी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जनता की एकजुटता और राजनीतिक दलों की ताकत ये तय करेगी कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा, एक और तानाशाही की तरफ या फिर लोकतंत्र की बहाली की तरफ। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।